तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वर्क एनर्जी पावर। वर्क एनर्जी पावर के लिए हम एक फार्मूला शीट देखेंगे जिसमें वर्क पहला टॉपिक है। इससे पहले मैं बहुत सारे टॉपिक कवर कर चुका हूँ। यहाँ पे फार्मूला शीट उनके अपलोड कर दिया। रोटेशनल मोशन 01, रोटेशनल मोशन 02, लॉज ऑफ मोशन, सेंटर ऑफ मास, काइनेमेटिक्स और टिग्नोमेट्री पर ऑलरेडी मैं फार्मूला शीट अपलोड कर चुका हूँ। अगर आपने वो नहीं देखे तो उनको आप देख सकते हो। आप उनको प्ले लिस्ट से जाके देख सकते हो, ठीक है। और भी मैंने 2-3 क्वेश्चन जो आईआईटी के हैं वो डिस्कस किए हैं, और भी क्वेश्चन मैं करता रहूँगा यहाँ पे डिस्कस, तो चैनल पे बने रहें। तो पहला टॉपिक आता है वर्क। वर्क क्या है? वर्क होता है भाई अपने द्वारा जो काम किया जाता है ना, उसको वर्क कहते हैं। और जो फिजिक्स में डिफाइंड है वर्क, वो है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। जितना फोर्स लगा और जितना डिस्प्लेसमेंट हुआ वो होते हैं, उसका जो डॉट प्रोडक्ट होता है। डॉट का मतलब मोड एस मोड एफ कॉस थीटा, मोड एफ मोड एस कॉस थीटा, इतना आ गया। अब हमको ये देखना है कि भाई फोर्स कैसे निकालें। यहाँ पे एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाऊंगा कि एम मास का ब्लॉक है और हमने इस पर इस डायरेक्शन में फोर्स लगा दी, ठीक है। इस डायरेक्शन में फोर्स लगाई और ये फोर्स यहाँ पे थीटा एंगल बना रहा है सरफेस के साथ। तो जो इसका कंपोनेंट ये वाला हो जाएगा, ये एफ कॉस थीटा हो जाता है। और जो ये वाला कंपोनेंट हो जाता है, ये हो जाता है एफ साइन थीटा। ओके, एफ साइन थीटा हो जाता है। तो जो एफ कॉस थीटा है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में एफ कॉस थीटा, एफ कॉस थीटा कहाँ को है? डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में। तो एफ कॉस थीटा को ही कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लेंगे मोड एफ मोड एस कॉस थीटा। अब समझ गए होंगे आप। इसकी जो यूनिट होती है वो है न्यूटन मीटर, और जिसे जूल भी कहा जाता है। और ये एनर्जी की भी यूनिट होती है, ठीक है। एम एल टी माइनस टू इंटू एल। एम एल टी माइनस टू फोर्स की जो होती है क्या, डायमेंशन होती है, और एल किसकी होती है, डिस्प्लेसमेंट। तो एल और एल मिलके क्या हो जाएंगे, एल स्क्वायर। तो टोटली आ जाएगा हमारे पास, टोटल आ जाएगा हमारे पास एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, ठीक है। अब आता है हमारे पास कि अगर थीटा 0 डिग्री है, मीन्स फोर्स भी इसी डायरेक्शन में है, डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में है। तो कॉस जीरो की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। कॉस जीरो की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो ये जो वर्क है, वर्क की मैक्सिमम वैल्यू है। ओके, एफ डॉट एस, ये वर्क की मैक्सिमम वैल्यू होती है, ठीक है। अब थीटा अगर 180 है, मीन्स फोर्स इस डायरेक्शन में लग रही है और डिस्प्लेसमेंट यहाँ को हो रहा है, या डिस्प्लेसमेंट यहाँ को हो रहा है, फोर्स इस डायरेक्शन में लग रही है, कोई अपोजिट में है, मतलब एक दूसरे से 180 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, 180 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। तो उस डायरेक्शन, उस केस में कितना होगा, उस केस में कॉस 180 की वैल्यू आ जाती है, 180 की वैल्यू आ जाती है -1। ओके, -1 आ जाती है। तो -1 जो आती है वो जो वर्क है उसकी सबसे कम वैल्यू होती है, मिनिमम वैल्यू। और जो फोर वर्क की वैल्यू हो जाएगी, वर्क का जो रेंज आ जाएगा वो आ जाएगा एफ एस टू माइनस एफ एस, माइनस एफ एस टू एफ एस, मतलब माइनस एफ एस से एफ एस के बीच में भी हमेशा होगी फोर्स, ठीक है। अब यहाँ पे तो हमने देखा कि जो फोर्स है वो क्या है, कांस्टेंट है। अब मैं कभी कभी मेरी फोर्स कम लग रही है, कभी ज़्यादा लग रही है, तो इस डायरेक्शन में हम इंटीग्रेशन मेथड का इस्तेमाल करते हैं। मीन्स फोर्स वेरिएबल है, वेरिएबल फोर्स जब लग रही है तो क्या होगा उस टाइम क्या होगा कि जो फोर्स है वो तो यहाँ से बढ़ रही है। यहाँ पे ग्राफ के थ्रू देख सकते हो आप, यहाँ पे फोर्स है और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ है। तो यहाँ पे x1 पोजीशन पे थे हम, x1 से चले 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 फोर्स बढ़ती गई और डिस्प्लेसमेंट होता गया। अब इसको कैसे निकालेंगे, इसको निकालते हैं हम इंटीग्रेशन की मेथड से। यहाँ पे हमने एक स्ट्रिप काट दी जिसकी जो चौड़ाई है वो है dx और जिसकी लंबाई है f1। f1 क्योंकि फोर्स है, इसको मान लो, इसको f1, इसको f2, इसको f3, इसको f4, इसको f5, ऐसे ऐसे करते करते। लेकिन जो यहाँ से यहाँ तक हमने पॉइंट मान रखे हैं, इसको x2 मान लो, ठीक है। ये x1 और ये x2। अब यहाँ से यहाँ तक निकालना है हमको, तो कैसे निकालेंगे, ये है dx, ठीक है, और ये है ऊपर को क्या है, ये है f1। तो ये एक आयत बन गया। इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, लंबाई गुणा चौड़ाई, f1 इंटू डी एक्स। ऐसे ही दूसरा होगा f2 इंटू डी एक्स। ऐसे ही तीसरा होगा f3 इंटू डी एक्स। अब सबको इंटीग्रेट कर देंगे यहाँ पे, ठीक है, एंड सॉन fn इंटू डी एक्स तक। तो टोटल जो आएगा वो आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ f डी एक्स x1 टू xn। ओके, x1 टू xn इतना आ जाता है। तो टोटल जो वर्क डन है वो इतना आ जाएगा। अब जो आएगा वर्क डन इज इक्वल्स टू W इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ x1 टू x2। हम अब इसका निकाल रहे हैं ना, इसका ये तो जनरल फार्मूला हो गया, इसका निकाले तो x1 टू x2 f इंटू
dx। ओके, अब आ गया हमारे पास इतना। अब देखते हैं हम कि अब देखते हैं कंजर्वेटिव फोर्स क्या है। कंजर्वेटिव फोर्स क्या होती है, क्योंकि फोर्स भी दो प्रकार की होती है ना, कि कोई फोर्स लग रही है तो दो प्रकार की, कैसी फोर्स लग रही है यहाँ पे। तो कंजर्वेटिव फोर्स, अब एक फोर्स ये होगी कि जो यहाँ पे है और यहाँ पे है, सिर्फ इस पे डिपेंड करेगी, फाइनल और इनिशियल कंडीशन पे। जैसे ए पॉइंट ले लिया मैंने, यहाँ पे बी पॉइंट, यहाँ से यहाँ गए, यहाँ से यहाँ गए और यहाँ से यहाँ गए। तो ये जो तीन ऐसे हैं, तीन जो अलग अलग रास्ते हैं ए से बी तक पहुँचने के, वहाँ पे डिपेंड नहीं करती है कंजर्वेटिव फोर्सेस कि आप ए से बी तक कैसे पहुँचे। इस पर डिपेंड नहीं करेगी, चाहे आप ऐसे जाएँ ऐसे जाएँ, चाहे आप ऐसे जाएँ, चाहे आप ऐसे जाएँ ऐसे जाएँ, कैसे भी जाएँ, इस पर डिपेंड नहीं करेगी, सिर्फ ए और बी की पोजीशन पे डिपेंड करेगी। ठीक है, और दूसरा कि ये इस बात पे डिपेंड नहीं करेगी, ओके, इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करेगी। अब यहाँ पे एक जो है ये डायग्राम के थ्रू, ये देखो, यही डायग्राम मैंने पिछले यहीं पे बनाया था अभी। तो जो एग्जांपल है कंजर्वेटिव फोर्सेस का वो है ग्रेविटेशनल फोर्स, स्प्रिंग फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स। ये सब क्या है, कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं। वर्क डन बाय, अब एक क्लोज पाथ है, यहाँ पे ए पाथ है और यहाँ पे बी है। ठीक है, अब मैं ए से बी पे गया अभी और बी से दोबारा ए पे ही आ गया, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा मेरा, 0 हो जाएगा ना। तो उस टाइम फोर्स कितना हो जाता है, कंजर्वेटिव फोर्सेस के द्वारा कितना वर्क किया जाता है, 0 वर्क किया जाता है। मीन्स कोई काम ही नहीं किया गया, आप ए से घूम के दोबारा ए पे ही आ गए। ओके, तो उस क्लोज लूप भी कहते हैं इसको, क्लोज लूप है। तो ए से घूम के दोबारा ए पे ही आ गए, तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स होगा वो 0 आ जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं कि नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या है। कंजर्वेटिव फोर्स तो पार्ट डिपेंडेंट नहीं होती थी। अब जो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है वो होती है पार्ट डिपेंडेंट, मीन्स पाथ पे डिपेंड करती है। आप ए से बी पे कैसे गए, आप ए से बी पे ऐसे गए या ऐसे गए या फिर यहाँ से ऐसे घूम के गए, इस पर डिपेंड करेगी। और फ्रिक्शन एक क्या है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। और वर्क डन बाय, जो पहला पाथ है, दूसरा पाथ है और तीसरा पाथ है, उनका वर्क डन सेम नहीं आएगा। समझ गए। अब वर्क एनर्जी थ्योरम आता है हमारे पास। इससे पहले मैं आपको काइनेटिक एनर्जी का थोड़ा आइडिया देता हूँ। काइनेटिक एनर्जी होता है 1/2 मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर। ओके, मास इंटू वी स्क्वायर और 1/2, ठीक है, मल्टीप्लाई में ये होता है काइनेटिक एनर्जी के ई। ओके, मास है किसी बॉडी की और उसका वेलोसिटी वी है, और वेलोसिटी का स्क्वायर इंटू मास इंटू 1/2, इसको कहते हैं काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। ऐसे निकालते हैं काइनेटिक एनर्जी को। ओके, तो जो वर्क एनर्जी थ्योरम है वो कहती है कि भाई जो वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेज है, चाहे कंजर्वेटिव हो नॉन कंजर्वेटिव हो, तो जो ऑल द फोर्सेज है वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होती है। मीन्स यहाँ पे एक मास एम है, एम मास की बॉल है और इसकी वेलोसिटी वी है, और तो इसकी काइनेटिक एनर्जी वी1 मान लो, वी आई मान लो, इनिशियल है ना, तो 1/2 एम वी आई का स्क्वायर होगा। इसकी जो इनिशियल होगी काइनेटिक एनर्जी, यहाँ से मैंने यहाँ तक पहुँचा दिया इसको, यहाँ पे भी ऐसा है। और यहाँ पे इसकी जो वेलोसिटी है वो चेंज होगी अभी, चाहे बड़ी या घटी इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन चेंज होगी। इसको मान लिया मैंने वी फाइनल। तो इसका जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी होगा 1/2 एम वी फाइनल का स्क्वायर। ओके, तो जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी डेल्टा के ई आ जाता है हमारे पास, वो आ जाता है के, वो आ जाता है हमारे पास 1/2 एम वी इनिशियल का स्क्वायर माइनस 1 वी फाइनल का स्क्वायर माइनस 1/2 एम वी इनिशियल का स्क्वायर। ओके, अब देख लो वर्क आ जाता है इतना। काइनेटिक एनर्जी ये होती है 1/2 एम वी स्क्वायर, ये मैंने पहले ही बता दिया आपको। अब आता है हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी। क्या है पोटेंशियल एनर्जी? पहली बात तो भाई पोटेंशियल एनर्जी फिजिक्स में तो डिफाइंड है ही नहीं, मतलब इसमें सोचने वाली कोई बात नहीं है कि पोटेंशियल एनर्जी क्यों डिफाइंड नहीं है। भाई आप किसी भी इंसान की अच्छाई को माप सकते हो? नहीं ना। जब आप किसी इंसान की अच्छाई को माप ही नहीं सकते, और ना बुराई को माप सकते हो, ना बदमाशी को माप सकते हो, ना शैतानी को माप सकते हो, तो ऐसी पोटेंशियल एनर्जी भी होती है कि कौन आदमी कितना वो है, तो किस चीज़ के पास कितनी पोटेंशियल एनर्जी है। तो ये सब पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड है ही नहीं, बल्कि आप ये चीज़ें माप सकते हो डेली लाइफ में भी। मैं आपको समझाना चाहूँगा कि जैसे जो पोटेंशियल एनर्जी होती है, जैसे कोई इंसान है, वो पहले अच्छा था, अब आते आते बन गया वो नक्सलवादी, ठीक है, तो आप उसका चेंज माप सकते हो ना कि कितना चेंज हुआ उसमें। ओके, या नक्सलवादी था और अच्छा बन गया, तो
आप उसका चेंज माप लोगे कि इतना अच्छा बन गया या कितना भी बना, तो ऐसी पोटेंशियल एनर्जी है फिजिक्स में। ओके, पोटेंशियल एनर्जी होता है माइनस वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस, ऑल कंजर्वेटिव फोर्सेस। तो यू फाइनल जो होता है माइनस यू इनिशियल जो होता है वो होता है माइनस वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस। ओके, अब पोटेंशियल एनर्जी तो समझा दी मैंने। अब जो होता है ना ये इंटीग्रेशन में ऐसे लिखा जाता है। इंटीग्रेशन के दो स्टेप होते हैं कि यू इनिशियल और यू फाइनल, यू इनिशियल टू यू फाइनल, ये लोअर लिमिट, इसको अपर लिमिट कहते हैं। तो डी यू इज इक्वल्स टू, इसको हम लिख देंगे यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, जो ऊपर वाला है फाइनल उसको माइनस नीचे वाले को यू इनिशियल। ओके, ऊपर वाले को अपर लिमिट, नीचे वाले को लोअर लिमिट। ठीक है, तो ऐसे लिख देंगे। और जो वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स होगी माइनस वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स इज माइनस एफ सी इंटू सी मीन्स कंजर्वेटिव फोर्स और डी एक्स। ओके, अभी बताया था मैंने आपको। अब कंजर्वेटिव फोर्स का जो फॉर्मूला आता है वो टोटल आ जाता है इतना, यू इनिशियल माइनस यू फाइनल डी यू इज इक्वल्स टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ एफ सी इंटू डी एक्स। ओके, इतना आ गया। अब जो पोटेंशियल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी मैं समझाता हूँ कि क्या होती है करके। जैसे मैंने थप्पड़ मारने के लिए हाथ घुमा दिया अपना, ठीक है, हाथ घुमा दिया, तो मेरे हाथ में घूमने में कितनी एनर्जी है, कितनी एनर्जी स्टोर्ड है कि मैं आगे घुमाऊँ और मार दूँ किसी को, तो उसको कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। जैसे मैंने कोई बॉल ऊपर छत में रखी है और छत से मैं उसको गिराने वाला हूँ, तो उसमें कितनी एनर्जी स्टोर्ड है वो कहलाती है पोटेंशियल एनर्जी। कि मीन्स गिराते समय, मीन्स किसी चीज़ को छोड़ते समय कि उसके पास कितनी एनर्जी है, उसको कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। जैसे मैंने एक स्प्रिंग खींच दी ऐसे, अब स्प्रिंग खींचने के बाद उसके पास कितनी पोटेंशियल एनर्जी है, उसको कहते हैं उसके पास कितनी एनर्जी है, कि किस एनर्जी से आगे को जाएगा, कितनी स्पीड से आगे को जाएगा, कितनी एनर्जी से आगे को जाएगा, जब वो किसी पे टकराएगा तो कितनी फोर्स लगाएगा, उसको कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, जो पोटेंशियल एनर्जी होती है कि भाई जैसे ये एम मास का जो बॉल है, तो ये आ जाएगा, ये एच ऊंचाई पे है सरफेस से, और नीचे को जी ग्रेविटी लग रही है, तो इसका जो पोटेंशियल एनर्जी मापते हैं वो आता है एम जी एच। ओके, एम जी एच है। जो जितनी ज़्यादा हाइट पे होगा, हाइट के साथ पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, जो जितनी ज़्यादा हाइट पे होगा उसकी पोटेंशियल एनर्जी उतनी ज़्यादा होगी। अब आती है स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। स्प्रिंग में स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी होती है 1/2 के एक्स स्क्वायर। ओके, 1/2 के एक्स स्क्वायर। अब हमारे पास आता है नेक्स्ट टॉपिक इक्विलिब्रियम। कि इक्विलिब्रियम क्या है? इक्विलिब्रियम 3 प्रकार के होते हैं भाई। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि कोई चीज़ रुकी हुई है, इक्विलिब्रियम में है, एफ नेट जीरो है, फोर्स बिल्कुल जीरो है, बिल्कुल उसे मतलब अकेला है और फोर्स जीरो है और रुका हुआ है, तो उसको कहते हैं इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम भी 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है स्टैटिक, एक स्टेबल, एक होता है अनस्टेबल, एक होता है न्यूट्रल। स्टेबल क्या है? ये मैंने एक कटोरा ले लिया, ठीक है, और इस कटोरे में मैंने एक कंचा रख दिया, एक कंचा रख दिया मैंने, इसको ऊपर की ओर फेंका, तो दोबारा क्या करेगा ये? ऐसे 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 ऊपर नीचे करेगा ना। दोबारा करते करते एक जगह पे यहीं पे आ जाएगा वो, दोबारा यहीं पे आ जाएगा। ओके, दोबारा यहीं पे आ जाएगा, तो इसको कहते हैं स्टेबल। स्टेबिलिटी में है, जहाँ से फेंका था वहीं पे आ रहा है ना दोबारा, तो इसको कहते हैं स्टेबल। और इस कंडीशन में जो होगा वो क्या होगा, तो यहाँ पे जो होगा अपनी पोजीशन पे ही आ जाएगा वो, ठीक है, अपनी पोजीशन पे जहाँ से छोड़ा था उसको वहीं पे आ जाएगा, उसको कहते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। और यहाँ पे जो एफ नेट है वो तो जीरो है, और आप देख रहे हो कि जो बॉल है वो कहाँ पे, वो ग्राउंड पे ही है ना, सरफेस पे ही तो है वो यहाँ पे। तो जिसकी हाइट जितनी कम होगी उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो उतनी कम होगी, तो पोटेंशियल एनर्जी इसकी जो होगी वो मिनिमम होगी, ठीक है। और डी यू बाई डी एक्स भी जीरो होगा, क्यों? क्योंकि हम मैक्सिमम मिनिमम पढ़ते हैं ना, तो और डी टू यू बाई डी एक्स स्क्वायर ऑल्सो ग्रेटर देन जीरो। अगर मिनिमम है तो ये बड़ा डी टू यू बाई डी एक्स स्क्वायर बड़ा होगा जीरो से, अगर मैक्सिमम है तो डी टू यू बाई डी एक्स स्क्वायर कम होगा जीरो से, ठीक है, छोटा होगा। अब आता है अनस्टेबल। अनस्टेबल क्या है? अनस्टेबल यहाँ पे इसकी रेडियस आर थी, तो 2r हाइट पे पहुँच गए, 2r हाइट पे, यहाँ से यहाँ तक 2r हाइट पे है ये बॉल। अब मैंने इसको यहाँ से थोड़ा सा धक्का दिया, थोड़ा सा डिस्प्लेस किया,
लेकिन मैंने जितना डिस्प्लेस किया उतना, जितना मैं करना ही नहीं चाहता था उतना हो गया ये, कि ये दोबारा अपनी पोजीशन पे आया ही नहीं। यहाँ से छोड़ दिया मैंने इसको और ये यहाँ से गिरते हुए सीधे ग्राउंड पे पहुँच गया। ठीक है, ग्राउंड पे पहुँच गया और ये आ गया नीचे यहाँ पे। तो इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी उस, जहाँ जब ये इक्विलिब्रियम में, तब कितनी होगी, ज़्यादा होगी ना। कितनी होगी, एम जी टू आर, टू आर हाइट पे है ना, 2r हाइट पे है तो एम जी 2r आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, u क्या है, मैक्सिमम है, तो d2u बाई डी एक्स स्क्वायर इज लेस देन 0। ओके, इसको कहते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अब आता है हमारे पास न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम क्या है, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम ये है कि यहाँ पे ग्राउंड है, यहाँ पे एक फुटबॉल है। ठीक है, फुटबॉल पे मैंने लात मार दी थोड़ी सी, तो आगे की ओर बढ़ेगी, धीरे धीरे चलते चलते यहीं पे रुक जाएगी। मीन्स क्या है, इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है ना वो तो कांस्टेंट ही है भाई हर वक्त। पोटेंशियल एनर्जी इसकी ना डिक्रीज कर रही है ना इंक्रीज कर रही है। जैसा हमने पिछले केसेस में देखा, जो अनस्टेबल था उसमें पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा थी और फिर कम हो रही थी। ठीक है, और स्टेबल में देखा कि कम थी, ज़्यादा हो रही थी, फिर कम हो रही थी। ठीक है, अब यहाँ पे न्यूट्रल में क्या है कि जो कांस्टेंट ही है ये, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, जीरो ही तो आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जीरो आ जाता है, d2u/dx² इज इक्वल्स टू जीरो। अब आता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स प्लस वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स प्लस वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है, इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। ठीक है, अब जो अभी मैंने बताया था कि जो कंजर्वेटिव फोर्स होता है वो माइनस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है। ठीक है, अभी बताया था जब पोटेंशियल एनर्जी वाला डिस्कस किया था, यू एफ माइनस यू आई माइनस में, तो इसकी वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा और इसको मैं यहाँ ले जाऊँगा तो ये प्लस में चले जाएगा, तो प्लस में यू एफ माइनस यू आई आ जाएगा। ठीक है, तो प्लस में यू एफ माइनस यू आई माइनस के आई। ठीक है, यू एफ माइनस यू आई, अब जो कैलकुलेट करने पे इतना आ जाता है, एक्सटर्नल और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का जो आएगा यू एफ माइनस यू आई माइनस के आई प्लस यू आई। ठीक है, सॉरी यहाँ पे प्लस आना चाहिए था, यहाँ पे प्लस आएगा। ठीक है, तो यू एफ प्लस यू आई मीन्स यू एफ प्लस यू आई। अब देखो यहाँ पे जो हो रहा है हमारे पास वो है, तो यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक होगी। देखो यहाँ पे होना चाहिए था यू एफ प्लस के एफ माइनस यू एफ यू आई माइनस के आई, यू आई प्लस के आई। ठीक है, यू एफ प्लस के एफ माइनस यू आई प्लस के आई, इसको कहता है मैकेनिकल एनर्जी। पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी का योग को कहता है मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, यहाँ पर मिस्टेक होगी। ठीक है, तो जो आता है एफ एक्सटर्नल और नॉन कंजर्वेटिव ये आ गया यहाँ पे। ठीक है, तो ये मैंने सही लिखा है यहाँ पे, के एफ प्लस यू एफ माइनस के आई प्लस यू आई। अब जो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स प्लस नॉन कंजर्वेटिव फोर्स वो आता है मैकेनिकल एनर्जी, चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी डेल्टा ई, डेल्टा ई फाइनल माइनस ई इनिशियल। अगर मैं मान लूँ कि एफ एक्सटर्नल जीरो है, बाहर कोई बाह्य फोर्स नहीं है, तब क्या आएगा, तब वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स और एक्सटर्नल फोर्स, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स तो जीरो हो जाएगा। ठीक है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स जीरो हो जाएगा और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स जीरो हो जाएगा। अब देखो कि यहाँ पे बचेगा तो कंजर्वेटिव फोर्स बचेगा, तो कंजर्वेटिव फोर्स की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे और इतना बचेगा हमारे पास, तो आता है यू एफ माइनस यू आई माइनस यू एफ माइनस यू आई इज इक्वल्स टू के एफ माइनस के आई, और इस माइनस को मैंने उधर भेज दिया तो के आई माइनस के एफ हो गया, और के एफ को मैं इधर ला गया और यू आई को उधर ले गया, तो कितना आ गया, यू एफ प्लस के एफ इज इक्वल्स टू यू आई प्लस के आई या के आई प्लस यू आई। ठीक है, तो इतना आता है मैकेनिकल एनर्जी। तो मैकेनिकल एनर्जी फाइनल इज इक्वल्स टू मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल के बराबर हो जाता है। इसको कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, इसको कहते हैं क्या, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। जो फाइनल है वो इनिशियल के बराबर हो जाएगी अगर एफ एक्सटर्नल जीरो है, तो एक्सटर्नल जीरो है और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स भी नहीं है कोई। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए ओके बाय।